वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री लिए सी सेट के इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के एक महत्वपूर्ण सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में डन करेंगे। ये सीरीज आपके लिए अत्यंत फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों आप इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिएगा। इसके बाद जो इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चंस आते हैं आप उसे आसानी से टैकल कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो बात रही सी सेट की। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस के लिए तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए यहाँ पर दिया अंतर वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित, इंटरपर्सनल स्किल होगा और साथ ही साथ इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी शामिल है। तो यहाँ पर दिया व्यक्तियों के बीच परस्पर अंतःक्रिया, मतलब जो इनका इंटरेक्शन होता है, एवं संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन को सुगमता से करने की क्षमता या कौशल को सामाजिक कौशल कहते हैं या फिर ये कहलाते हैं। तो सामाजिक कौशल क्या होता है? जो इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, आप इसे आसानी से कर पा रहे हैं, यही आपका सोशल स्किल है। इस प्रकार के संप्रेषणों में मतलब जो कम्युनिकेशन होता है इसमें वर्बल और नॉन वर्बल मतलब शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के संप्रेषण सम्मिलित होते हैं। मतलब आप कुछ शब्द लिख करके कम्युनिकेशन करते हैं, आप बिना शब्द लिखे करते हैं, है ना। ये दोनों तरीके के कम्युनिकेशन आते हैं। आगे यहाँ पर दिया समानुभूति। देखिए इम्पैथी और सिंपैथी दो अलग अलग शब्द होते हैं। समानुभूति इसको इम्पैथी कहते हैं और सहानुभूति इसको सिंपैथी कहते हैं। दोनों का मतलब क्या दे के दिया है? समानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं या अनुभूतियों को समझने एवं उन्हें महसूस करने की क्षमता। आप दूसरों की भावनाओं को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये क्षमता है आपके अंदर। इसमें व्यक्ति दूसरे के कष्टों या दुखों पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना या प्रेषित करना आवश्यक नहीं होता है। मतलब एम्पैथी में क्या होता है कि आप लोगों के दुखों को, उनकी अनुभूतियों को समझ रहे हैं, लेकिन इसमें आप अपनी तरफ से कोई अभिव्यक्ति नहीं दे रहे, इसको एम्पैथी कहेंगे। इसमें भावनाओं का संप्रेषण नहीं होता है, क्योंकि भाई आपने कोई अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी। जबकि सहानुभूति जो होता है, सिंपैथी होता है, इसमें दुखी व्यक्ति को अपने से जोड़ा जाता है और उसकी भावनाएं व्यक्ति तक प्रेषित भी की जाती है। मतलब आप अपनी भावनाओं को प्रेषित करेंगे, इसको सिंपैथी कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध मतलब जो इंटरपर्सनल स्किल होता है, इसमें विश्वास बनने में अधिक समय लगता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को जांचते हैं। मतलब जो कम्युनिकेशन होने वाला है, जो इंटरपर्सनल स्किल, इसमें जो विश्वास है ये बनने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि एक दूसरे के पहलुओं को समझेंगे तभी विश्वास बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों ये मूल रूप से ना जो आपका स्किल है इसकी बात है, इसे विशेष तौर पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके जीवन में चल रहा है उसी को देखो ना। बाकी कुछ टेक्निकल शब्द हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। अंतर्वैयक्तिक संबंध दो या दो से अधिक लोगों के बीच ऐसा साहचर्य होता है जो क्षणिक या स्थायी हो सकता है, क्योंकि भाई जो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का साधन है, जो उनकी मित्रता है, ये क्षणिक भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकती है। अंतर्वैयक्तिक संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रभावों के संदर्भ में निर्मित होते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में लोक जीवन के व्यवहारिक कौशलों के साथ साथ मृदु कौशल अर्थात भाषा की मृदुता का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको इंटरपर्सनल स्किल प्रदर्शित करना है, एक दूसरे से संबंध आपको प्रदर्शित करना है, तो इसमें मृदु कौशल, भाषा की मृदुता, ये सब होना आवश्यक है। विभिन्न परिदृश्यों में व्यक्ति अपनी भावनाओं, प्रेरणाओं और कार्यकलापों को दूसरे व्यक्तियों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में वह जीवन के समस्त व्यवहारिक तगाजों का उपयोग करता है, जबकि अंतर्वैयक्तिक संबंधन में व्यक्त करने में संगठनात्मक कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल जो मतलब स्किल है इसका यूज नहीं किया जाता है। आगे बताया जा रहा है तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन की स्थिति में अनुमान लगाने मतलब इन्फियरिंग होती है। मतलब देखिए जो तथ्य सामग्री है और जो निष्कर्ष है इसके बीच में क्या होता है, मानसिक संयोजन अगर आपको बनाना है तो आपको अनुमान लगाने जैसा काम करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया, मौसम विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि बादल युक्त आंधी आने की संभावना 80% है। देखिए मौसम विभाग ने एक जानकारी बताई कि बादल युक्त आंधी आने की संभावना 80% है। मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बादल होंगे, आंधी आएगी, तो फिर बरसात भी हो सकती है। ठीक, अब आगे दोस्तों यहाँ पर दिया है, देखिए अनौपचारिक संचार ऊर्ध्व एवं पार्श्व संचार की कमियों को दूर करता है। तो डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा कि अनौपचारिक संचार कैसे संचार की कमियों को दूर करता है, तो ऊर्ध्व और पार्श्व दोनों की कमियों को दूर करता है।
अनौपचारिक संचार का प्रयोग कर संगठन के उच्चाधिकारी अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों मतलब जो उनके नीचे कार्य करने वाले हैं के बीच संवाद स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान करके समन्वय स्थापित कर सकते हैं। आगे दिया है शर्मिला पर अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। देखिए शर्मिलापन, जो शर्माना है, आप जैसे देखिए ना समाज में आपके अंदर कोई स्किल है, अगर आप शर्मा रहे हैं, शर्मिलापन है, तो आप उसे प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, तो व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न होता है। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुसंगत नहीं है। देखिए सहयोगी जो है उनका जो अभिप्राय है इस पर आप संदेह कर रहे हैं, मतलब आप डाउट में हैं, तो फिर ये इंटरपर्सनल स्किल में सुसंगत नहीं होगा। संबंधों की संरचना अभिप्रेरणा से संबंधित है। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। देखिए अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल ये सब बेहतर बनाना है तो आप किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। अब देखिए भाषा का कोई ये नहीं कि आप हिंदी में बोल रहे हैं तो आपका जो संप्रेषण है काफ़ी बेहतर होगा या अंग्रेजी में काफ़ी बेहतर होगा। आप जिस भाषा में अच्छा समझा सकते हैं, जिस भाषा में अच्छा संप्रेषण कर सकते हैं, उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा श्रोता बनने के लिए धैर्य और पूरी तरह से ध्यान देना आवश्यक है। इसके अलावा एक प्रभावी श्रोता के लिए निष्कर्ष पर पहुंचना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना भी आवश्यक है। देखिए अगर आप अच्छा लिसनर बनना चाहते हैं तो इसमें क्या है, पूरी तरीके से चीज़ों को ध्यान देना और धैर्य के साथ चीज़ों को सुनना, है ना। इसके अलावा प्रभावी श्रोता के लिए निष्कर्ष पर पहुँचना भी काफ़ी आवश्यक होता है। एक सक्रिय श्रोता द्वारा अपनी श्रवण क्षमता में सुधार के लिए वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करने, श्रवण हेतु तैयार होने, अवरोधकों को कम करने, मुख्य बिंदु के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछने, निर्णय लेने से बचने आदि तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए अगर आप एक व्यक्ति अच्छा श्रोता है तो उसमें श्रवण क्षमता में सुधार करना चाहिए। इसके बाद जो वक्ता के शब्द हैं इसे अन्य शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। श्रवण हेतु तैयार रहना चाहिए, अवरोधकों को कम करना, मतलब जो भी रुकावट है उसे कम करना, और मुख्य बिंदु के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछना, निर्णय लेने से बचना, है ना, ये सब तकनीकी होना चाहिए। कोलाहल स्तर से ऊपर एक सुस्पष्ट संकेत ही संदेश है। देखिए कोलाहल लेवल से जब ऊपर आप उठ जाएंगे तो सुस्पष्ट संकेत ही क्या हो जाता है, संदेश हो जाता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र विचारने योग्य है क्योंकि यह संबंधों को बढ़ावा देकर संरक्षित करने में सहायता करता है। तो देखिए नीति शास्त्र ये क्या है कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है इसमें क्या करता है, ये संबंधों को बढ़ावा देता है और संरक्षित करता है। नीति शास्त्र संप्रेषण के दौरान विचारों व मूल्यों को समझने में सहायता करता है। प्रभावी श्रवण मतलब इफेक्टिव लिसनिंग में यह शामिल है कि अपने द्वारा संदेश की समझ का पुष्टिकरण कहे हुए संदेशों को सरल ढंग से व्यक्त करके किया जाए। स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, किसी के साथ निकट मित्रता बनाए रखने में सहायता करता है। देखिए आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, अगर किसी को जरूरत है आप सहायता कर रहे हैं तो निकट मित्रता बनाए रखने में सहायता मिलेगी आपको। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ और तथ्य दिए। देखिए शर्मिलापन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। ये तो पीछे लाइन हो चुका है ना। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है या उसके लिए विकल्पों को सीमित किया जा रहा है तो इस प्रकार की स्थिति में उसके द्वारा प्रतिक्रिया को मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहते हैं। देखिए प्रतिघात क्या, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात, कि उसके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है। अंतर्वैयक्तिक संचार का सारोकार कर्मचारियों के बीच संबंधों से होता है, इसलिए इसे जन संबंधों के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे जन संबंध क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई जो सारोकार कर्मचारी इनके बीच ये होता है ना। व्यक्तियों के पास भिन्न क्षेत्रों का प्राधिकार होता है, यह प्राधिकार समानता संबंध संपोषित होता है, यह संतुलित विभाजन प्रतिमान होता है। आगे दिया वरिष्ठ कनिष्ठ मतलब सीनियर और जूनियर। संबंधों में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन अनौपचारिक संचार मतलब ग्रे पॉइंट कहलाता है। तो ग्रे पॉइंट भी कई बार बना है। ग्रे पॉइंट क्या होता है तो याद रखना, सीनियर और जूनियर के बीच में जो वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन होता है इसी को ग्रे पॉइंट कहते हैं। अनौपचारिक संचार कभी समाप्त नहीं होता है, अगर हम इसे एक जगह दबाएंगे तो दूसरी जगह पैदा हो जाएगा। मतलब ग्रे पॉइंट को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। एक जगह आप इसे दबाकर कम करेंगे दूसरी जगह से पैदा हो जाएगा। अगर हम इसका एक स्रोत इससे काट दें तो यह दूसरे स्रोत पर चला जाता है। आगे दिया अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में सूचित करना या बताना, यह एक अच्छी अनुशासन प्रणाली का सिद्धांत या अवयव नहीं है। जीवन में खेलों का महत्व इसलिए क्योंकि इससे नियम पालन में सहायता मिलती है। देखिए जीवन में खेलों का महत्व क्यों, क्योंकि भाई इससे नियम के पालन करने में सहायता मिलती है। प्रभावशाली शब्द व्यक्तित्व गुण का संकेतक है। आगे दिए मिंट्सबर्ग के अनुसार, मिंट्सबर्ग ये जानकार है ना, इनके अनुसार अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं।
ये भूमिकाएं व्यक्तियों को शामिल करती हैं और इसमें औपचारिक एवं सांकेतिक कर्तव्य भी सम्मिलित होते हैं। साथ ही ये भूमिकाएं अधिकार और संस्कृति में प्रत्यक्षता उत्पन्न होती हैं। आगे दिए नाम मात्र का अध्यक्ष है ना, नेता तथा संपर्क भूमिका तीनों अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं हैं, जबकि मालिक अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। देखिए जो बॉस होता है ना, बॉस ये अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिया है तदनुभूति परक श्रवण मतलब इम्फेटिक लिसनिंग जो है कि विशेषता में श्रोता द्वारा वक्ता के स्थिति में स्वयं को समझकर वैसा ही अनुभव करना, वक्ता के मनोभाव को समझने के लिए उसके शब्दों के साथ उसकी देह भाषा का प्रेक्षण करना तथा संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। देखिए जो इम्फेटिक लिसनिंग होता है, इसमें जो लिसनर होता है ये क्या करता है, खुद को स्पीकर की जगह पर एज्यूम करता है। मतलब मान लेता है कि जो आदमी बोल रहा है उसकी जगह वो खुद है, उसके मनोभाव को समझने का प्रयास करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है उसे समझने का प्रयास करता है और ध्यान केंद्रित करता है कि चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। परंतु इसमें वक्ता की बातों का मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकन परक होना शामिल नहीं है, लेकिन उसका जजमेंट मतलब जो मूल्यांकन है ये शामिल नहीं होता है। आगे दिया सम्मिलित होने की आवश्यकता, दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाता है। मतलब अगर ये बताया जा रहा है कि नीड ऑफ इंक्लूजन जो है ये दूसरों के साथ जुड़ने की आवश्यकता से संबंधित है। यह दूसरों के द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों को स्वीकृत करने तथा सामाजिक समूह का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। आगे दिया दोस्तों वित्तीय व्यवस्था में प्रवीणता से आशय एक अच्छे व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन से है, ताकि वित्तीय व्यवस्था से दूसरे व्यय को प्रबंधन किया जा सके, चाहे वह परिवार से संबंधित हो या किसी दूसरे व्यय से। तो वित्तीय व्यवस्था में प्रवीणता, इसका तात्पर्य ये होता है कि वित्तीय प्रबंधन आपका बेहतर होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था उत्पादन से हस्तांतरित होकर सेवानुकूलित हो गई है। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये उत्पादन से हस्तांतरित हुई है और सेवानुकूलित हो गई है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने से प्रबंधन समानुक्रम मतलब असेंबली लाइन जो है में वस्तुओं और सामान की अपेक्षा व्यक्तियों के साथ कार्य करने की आवश्यकता महसूस होती है। अतः भविष्य में व्यवहार का गुण कार्य क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब देखिए जो इंटरपर्सनल स्किल है ये कार्य क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार का संभावित परिणाम यह हो सकता है कि श्रोता संदेश से पूर्णतः सहमत हो या असहमत हो या आंशिक रूप से सहमत अथवा असहमत हो, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता है कि श्रोता संदेश से न तो सहमत हो और न ही असहमत हो। देखिए जो अंतर्वैयक्तिक संचार मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, संचार है, इसका परिणाम ये होगा कि श्रोता या तो पूर्णतः सहमत हो जाएगा या तो पूर्णतः असहमत हो जाएगा या तो आंशिक रूप से सहमत है और आंशिक रूप से असहमत है, ये सब हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि श्रोता ये भी बताए कि वो सहमत नहीं भी है और असहमत भी है ना। मतलब दोनों चीज़ हो ऐसा नहीं हो सकता है। प्राधिकार शब्द का प्रयोग राज्य द्वारा दी गई शक्ति के अर्थ में सरकार, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों आदि के लिए होता है। मतलब जो प्राधिकार शब्द है, प्राधिकार शब्द क्या है कि राज्य के द्वारा प्रदान की गई शक्ति को प्राधिकार कहते हैं। ये न्यायाधीश को मिलती है, पुलिस को मिलती है, ये सब मिलता है ना। इस शक्ति के अंतर्गत निर्धारण शक्ति, निर्णय देने की शक्ति, क्षेत्राधिकार शक्ति, नियंत्रित करने की शक्ति, आदेश देने की शक्ति आती है। प्राधिकार को सूचित करने की शक्ति तथा संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार स्वरूप को प्रभावित करने की शक्ति, इस शक्ति के अंतर्गत अधीनस्थों को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाने की शक्ति नहीं आती, क्योंकि कोई भी संगठन कर्मचारियों के संगठन के बाहर के आचरण को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं रखता है। देखिए मूल रूप से ये बताया जा रहा है कि जो प्राधिकार शब्द है इसका मतलब है कि राज्य के द्वारा विशेष अधिकारियों को दी गई शक्ति है, अलग अलग प्रकार की शक्ति से निर्धारण करना, निर्णय देना, क्षेत्राधिकार सीमित करना, ये नियंत्रित करना, आदेश देना, ये सब चीज़ें शामिल है। लेकिन ऐसा कहा जाए कि किसी व्यक्ति के बाहर के आचरण को नियंत्रित किया जाए तो ऐसा नहीं होता है। आगे यहाँ पर दिया है कि संगठन में संचार के 3 पहलू होते हैं। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि संगठन में मतलब जो कम्युनिटी होती है, ग्रुप होता है, उसमें संचार के कितने पहलू हैं? तो 3 पहलू हैं। पहला है आंतरिक संचार, बाह्य संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया आंतरिक संचार, फिर बाह्य संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। अब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया आंतरिक संचार क्या है, ऊपर की और नीचे की ओर और आर पार होता है। जैसे अंतः संबंधित गतिविधियों का संग्रह जो संगठन के रैंक के अंदर की जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। मतलब ये आंतरिक संचार ऊपर की ओर हो सकता है, नीचे की ओर हो सकता है, मतलब क्रम के हिसाब से, जैसे नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है ये हो सकता है, या ऊपर से नीचे आ रहा है ये हो सकता है ना। ये इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं।
बाह्य संचार का नाता संगठन और जनता के बीच के संबंध से। देखिए बाह्य संचार का मतलब क्या है, संगठन और मतलब जो कम्युनिटी जो ग्रुप है और जो जनता है इसके बीच के। अंतर व्यक्ति संचार का सरोकार कर्मचारियों के बीच के संबंधों से होता है ना। आगे दिया है, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से प्रभावपूर्ण संवाद के मद्देनजर जिन क्षमताओं की आवश्यकता होती है उसे अंतर्वैयक्तिक कौशल की संज्ञा दी जाती है। देखिए किसी अन्य व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह है ना, इनसे प्रभावपूर्ण संवाद करना है तो इसके लिए जिन क्षमताओं की आवश्यकता होती है उसी को अंतर्वैयक्तिक कौशल मतलब इंटरपर्सनल स्किल कहा जाता है। इसमें नेतृत्व, समस्या समाधान, संचार, श्रवण आदि कौशल शामिल होते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल में आप नेतृत्व के बारे में बात किया जाता है, समस्या समाधान की बात की जाती है, संचार, श्रवण ये सब कौशल शामिल है। किसी भी संगठन में संघर्ष समाधान हेतु नेता को सभी संबंधित व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, चिंताओं और भावनात्मक अवस्थाओं को समझना चाहिए और उनके दृष्टिकोण से स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि प्रभावी नेता में तदनुभूति नामक अंतर्वैयक्तिक कौशल हो। देखिए ये बताया जा रहा है कि किसी भी संगठन का अगर कोई लीडर है ना, तो उसमें भाई अन्य व्यक्तियों के विचारों को समझना, उनके भावनाओं को समझना, उनके दुख क्या है, उनकी चिंता क्या है, उनकी भावनात्मक अवस्था क्या है, इन सब को समझने का दृष्टिकोण होना चाहिए। आगे दिया संचार संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य करता है। गिलेट संचार को किसी प्रशासनिक संगठन के रुधिर प्रवाह के रूप में देखते हैं। देखिए गिलेट क्या करते हैं, जो संचार है का जो प्रशासनिक संगठन है इसे रुधिर प्रवाह के रूप में देखते हैं, जो संगठन के कार्यों को सुगम बनाते हैं। जब अधीनस्थ योग्य, सक्षम एवं सक्रिय हो तो टीम लीडर या दल के नेता को सहभागी प्रबंधन शैली का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जो अधीनस्थ है ना, ये योग्य है, सक्षम है और सक्रिय है, तो जो टीम का लीडर है या दल का नेता है इसे सहभागी प्रबंधन शैली का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि भाई जो आपके अधीनस्थ मतलब जो आपके जूनियर हैं ये भी योग्य हैं है ना, तो यहाँ पे उनकी भी सहभागिता लेनी चाहिए। यह प्रबंधन शैली निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान में अधीनस्थों की भागीदारी बढ़ाने पर बल देती है। क्योंकि जो सहभागी प्रबंधन है ना, इसमें क्या होता है, जो अधीनस्थ है इनकी मतलब भागीदारी को बढ़ाने पर बल देगी। इस नेतृत्व शैली के अंतर्गत दल के नेता द्वारा अधीनस्थ व्यक्तियों को भी कुछ प्राधिकार सौंपे जाते हैं। दल का नेता दल के सदस्यों के विचारों एवं सुझावों को सुनता है और उचित लगने पर अपने विचारों पर प्राथमिकता देता है। देखिए दल का जो नेता होगा ये अधीनस्थों के सुझावों को सुनेगा, उनके विचारों को सुनेगा और अगर उचित लगा कि भाई आपकी बात सही है तो अपने विचारों पर प्राथमिकता मतलब अधीनस्थ के विचारों को मानेगा और अपने विचारों को पीछे रखेगा। इस प्रबंधन शैली के कारण अधीनस्थ उत्प्रेरित होते हैं और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। देखिए जो सहभागी प्रबंधन है इसके कारण क्या होगा, जो अधीनस्थ हैं ये उत्प्रेरित होते हैं मतलब इनके अंदर काम करने की एक्साइटमेंट जगती है और इससे प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। जबकि मंत्रणात्मक नेतृत्व शैली के अंतर्गत दल का नेता अधीनस्थ के विचारों एवं सुझावों को सुनता है किंतु अंतिम निर्णय का अधिकार अपने पास रखता है। लेकिन देखिए इसके विपरीत जब मंत्रणात्मक नेतृत्व शैली की बात की जाएगी तो इसमें क्या होता है कि जो दल का नेता है ये सुनेगा सबका, लेकिन जो निर्णय करेगा ये अपने पास ही रखेगा और दल के सदस्यों को कोई प्राधिकार नहीं दिया जाता। इसी प्रकार परोपकारी नेतृत्व शैली में यद्यपि अधीनस्थों के विचारों एवं सुझावों को महत्व देती है, लेकिन निर्णय लेने की जो अंतिम अधिकार है दल के नेता के पास ही होते हैं। इसी प्रकार मतलब देखिए मंत्रणात्मक नेतृत्व शैली और परोपकारी नेतृत्व शैली इसमें भी यही होता है कि अधीनस्थों को सुना तो जाएगा लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा ये कौन देगा, जो नेता रहेगा वही देगा। संघर्ष एक निर्माणात्मक बल हो सकता है यद्यपि संघर्ष का प्रभावी प्रबंधन किया जाए। जो संघर्ष है निर्माणात्मक हो सकता है लेकिन अगर इसका सही प्रयोग किया जाए तब। वस्तुतः व्यक्ति या संगठन को संघर्ष के माध्यम से ही अपने कमजोर एवं मजबूत पक्षों का ज्ञान होता है। अतः यदि अपनी कमजोरियों को सुधारा जाए और अन्यों को की कमजोरियों का लाभ उठाया जाए तो संघर्ष एक निर्माणात्मक बल की भूमिका निभा सकता है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो संघर्ष है ये निर्माण भी कर सकता है। कैसे? अपनी जो कमी है इसमें सुधार कीजिए और बाकी दूसरों की कमी जो है उससे आप लाभ लीजिए। अब यहाँ पर दिया है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी और दूसरों की भावनाओं की पहचान एवं प्रबंधन करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत सामान्यतः 3 कौशल सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसके अंतर्गत 3 कौशल है। स्वयं, अपनी या अन्य की भावनाओं को पहचान कर उनके प्रति जागरूकता, इन भावनाओं का चिंतन एवं समस्या समाधान के क्षेत्र में प्रयोग, अपनी और दूसरों की भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता, ये 3 बिंदु है। संप्रेषण वह साधन है जिससे संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों का 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य
अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन है एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, तथ्य हो गया, सूचना है, विचार, विकल्प या निर्णय हो गया, यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच इसका आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय का समझ होना आवश्यक है। तो संप्रेषण ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बढ़ते यहाँ पे देखिए दिया है कि संचार प्रक्रिया में परस्पर एक दूसरे से संबंधित चरण होते हैं। देखिए संचार मतलब जो कम्युनिकेशन होता है इसमें एक दूसरे से संबंधित स्टेप है। पहले है प्रेषक, है ना। प्रेषक मतलब सेंडर, जो संदेश को भेजता है, और प्राप्तकर्ता मतलब जो संदेश को प्राप्त करता है, इसे ग्रहण करता है। किसी संचार में संदेश को भेजने योग्य बनाने के लिए सर्वप्रथम इसकी कूट लेखन मतलब इनकोडिंग किया जाता है। इसके बाद प्रेषक द्वारा संदेश को भेजा जाता है। प्राप्तकर्ता संदेश को कूटानुवाद मतलब डिकोडिंग करता है और तथा इसका अभिप्राय समझ लेता है। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अतः संचार प्रक्रिया को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहले इनकोडिंग होगा, मतलब आप क्या करेंगे, मैसेज को मतलब कोड करेंगे। फिर इसके बाद इसका ट्रांसमिशन मतलब संचारण होगा। फिर ये डिकोडिंग होगा और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग होगा। तो कोई भी मैसेज भेजना है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक सेंडर होगा, सेंडर इनकोडिंग करेगा, इनकोडिंग के बाद ये ट्रांसमिट किया जाएगा, फिर रिसीवर होगा, इसको डिकोड करेगा और अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें चलती हैं। ज़्यादा वैयक्तिक होना सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति दूसरे के गुणों और दोषों पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है और वास्तविक समस्या से ध्यान हटा लेता है। देखिए बताया जा रहा है कि ज़्यादा वैयक्तिक होना सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं होगा। संचार में निस्पंदन मतलब नोड के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु परिधिकरण मतलब शॉर्ट सर्किटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि जो नोड है मतलब निस्पंदन है, इसका यूज कहाँ पर होता है, तो मतलब इसको कम, इसका जो बुरा प्रभाव है कम करने के लिए क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किटिंग, है ना, हिंदी या लघु परिधिकरण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बाधा उत्पन्न करने वाले निस्यंदन के सिरे को भूमि से 1 से 1.6 सेकंड समय अंतराल के लिए लघु परिपतित कराने पर प्रभावित करने वाली लाइनें नेटवर्क से अलग हो जाती है। आगे दिया संचार मतलब कम्युनिकेशन सदस्यों के व्यवहार को विविध तरीकों से नियंत्रित करता है। संगठनों में कुछ औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम होते हैं जिन्हें कर्मियों को पालन करना पड़ता है। मतलब जो कम्युनिकेशन होता है ये बताया जा रहा है कि जो संगठन है इसके औपचारिक दिशा निर्देश और कुछ क्रम होते हैं जिन्हें एम्प्लॉइज को फॉलो करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मी को नौकरी से संबंधित कोई तकलीफ या परेशानी प्रेषित करनी है तो उसे बने हुए दिशा निर्देशों के अनुरूप चलते हुए सर्वप्रथम अपने निकटतम उच्च अधिकारी को अपनी बात लिखित या मौखिक रूप से कहनी पड़ेगी। इसी प्रकार कंपनी के नियमों एवं नीतियों का अनुसरण संचार के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब श्रवण है। देखिए मौखिक संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेशन है ये ओरल हो रहा है, अब आपकी श्रवण शक्ति मतलब लिसनिंग पावर खराब है तो फिर भाई एक बाधा होगी। मौखिक संप्रेषण के 3 पहलू वार्तालाप, श्रवण और भावभंगिमा। वार्तालाप मतलब बातचीत, श्रवण मतलब इसे सुनेंगे और भावभंगिमा मतलब जो आपके एक्सप्रेशन होंगे। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करती है। मतलब जो बोलने वाला है जितनी सरल भाषा का प्रयोग किया करेगा उतना ही बेहतर चीज़ों को समझने में मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आगे दिया लघु समूह संप्रेषण में नेतृत्व भूमिका की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। देखिए आगे दिया लघु समूह संप्रेषण में व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों को कुछ स्पष्ट कार्य निर्देश दे सकते हैं तथा किसी संवाद को प्रारंभ करके समूह के सदस्यों के साथ वार्तालाप प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार हुए परस्पर संवाद तथा वार्तालाप के निष्कर्ष समूह के संचालनकर्ता के निर्णय में सहायता होती है। निर्णयकर्ता बनकर व्यक्ति नेतृत्व की भूमिका में आ जाता है। तो यहाँ तक की चीज़ आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। अब टेलीफोन द्वारा संप्रेषण, इसको हम लोग कल की क्लास से डिस्कशन करना चालू करेंगे। तो